हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उगरसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपने पहले पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट के अंदर एक इंटरव्यू आपको लेकर के बताया गया है, जो कि अम्बर्टो इको नामक व्यक्ति जो थे उनका इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मानाभन ने। तो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है और क्या खास बात होती है। सबसे पहले आपको अम्बर्टो इको का एक कोट दिया है, यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ देता हूँ इसको। यहाँ पे दिया है, आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो रविवार को नॉवेल लिखता हो, यानी जो खाली समय में नॉवेल लिखता हो, ऐसा प्रोफेसर मैं हूँ, ऐसा अम्बर्टो इको ने कोट किया था। तो चलिए हम जानते हैं पहले इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि अम्बर्टो इको कौन थे और इनको किस क्षेत्र के अंदर दक्षता हासिल थी। देखिए, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण देना या किसी का अंश कहीं से निकाल करके पेश करना, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सार बोल सकते हो आप इसको, समरी बोल सकते हो। तो निम्नलिखित जो भी आपको इंटरव्यू बताया गया वो एक सार है, एक समरी है, एक उद्धरण है फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू लिया गया था, तो उसका सार है, उसका एक समरी है, आपको बताया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानाभन। तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था, उनका नाम यहाँ पे दिया है मुकुंद पद्मानाभन, फ्रॉम द हिंदू। और ये द हिंदू समाचार न्यूज़पेपर है, उसके पत्रकार थे मुकुंद जो थे वो। तो इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था अम्बर्टो का, वो आपको यहाँ पे बताया है। अम्बर्टो इको जो थे एक प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। बोलोगना यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसर थे, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? इन इटली। इटली के अंदर ये यूनिवर्सिटी थी। हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन। तो अम्बर्टो इको ने क्या किया था? अक्वायर का अर्थ था प्राप्त कर लेना, फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन कहते हैं जबरदस्त प्रसिद्धि। तो अम्बर्टो इको ने एक जबरदस्त प्रसिद्धि हासिल कर ली थी एज ए स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स, अपने जो आइडियाज थे सिमियोटिक्स के ऊपर। सिमियोटिक्स का आपको ब्रैकेट में दे ही रखा है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ साइंस, यानी लक्षणों का अध्ययन, लक्षण विज्ञान जो होती है, सिमियोटिक्स कहते हैं उसको, लक्षण शास्त्र बोल सकते हो आप। तो इन्होंने सिमियोटिक्स के ऊपर, द स्टडी ऑफ साइंस जो है, लक्षण विज्ञान, उसके ऊपर जो इनके आइडियाज थे उनको लेकर के ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, और जो साहित्यिक इंटरप्रिटेशंस का अर्थ होता है व्याख्या या प्रस्तुतिकरण आप बोल सकते हो। तो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए ये फेमस हो चुके थे, साहित्यिक व्याख्या के लिए। एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, और मिडिवल का अर्थ होता है मध्ययुगीन या मध्यकालीन आप बोल सकते हो, और एस्थेटिक्स कहते हैं सौंदर्य शास्त्र को। ठीक है, तो ये मध्ययुगीन जो सौंदर्य शास्त्र है उसके लिए भी इन्होंने काफी रेपुटेशन प्राप्त कर ली थी। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, कब प्राप्त कर ली थी ये उपलब्धियां इन्होंने? फिक्शन लिखने से पहले, यानी फिक्शन कहते हैं कथा शास्त्र को, यानी जो काल्पनिक कथाएं, जैसे नोवेल आप ले सकते हो। तो नोवेल लिखने से पहले, कथाएं लिखने से पहले, बड़े बड़े उपन्यास लिखने से पहले ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। और कौन से क्षेत्र के अंदर ये प्रसिद्ध हो गए? तो वो आपको दिया है सिमियोटिक्स के अंदर, यानी लक्षण शास्त्र के अंदर, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या प्रस्तुतिकरण के अंदर, मिडिवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन जो सौंदर्य शास्त्र है उसके ऊपर इनका नॉलेज काफी ज्यादा था, और उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद में इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया था, नॉवेल लिखना शुरू किया था। लिटरेरी फिक्शन और जो साहित्यिक कथाएं ये लिखते थे, एकेडमिक टेक्स्ट, शैक्षणिक पुस्तकें जो ये लिखते थे, एसेज, लेख, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताबें ये लिखते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और समाचार पत्र के आर्टिकल भी ये लिखते थे। हिज रिटन आउटपुट, उनका जो लिखा हुआ आउटपुट था यानी उत्पादन था, जो भी उन्होंने लिखा वो इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। स्टैगरिंगली का अर्थ होता है जबरदस्त। तो इनका जो लिखा हुआ आउटपुट था, जो भी इन्होंने लिखी, आपको यहाँ पे बता दिया, लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक कथाएं, एकेडमिक टेक्स्ट, शैक्षणिक किताबें, एसेज, लेख, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल, समाचार पत्र के आर्टिकल। तो जो भी इन्होंने लिखा स्टैगरिंगली लार्ज, जबरदस्त तरीके से, वो बहुत विशाल था, एंड वाइड रेंजिंग, और विस्तृत रेंज थी उसकी, एक बहुत बड़ी रेंज थी, यानी एक ही विषय के ऊपर इन्होंने नहीं लिखा था, अलग अलग विषयों पर ये लिखते थे। इन
1980 में ही acquired the equivalent, acquire का अर्थ पहले आ चुका है, मीनिंग प्राप्त करना, तो 1980 में उन्होंने प्राप्त कर ली थी the equivalent, equivalent का अर्थ होता है समकक्ष, ठीक है, ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक, सुपरस्टारडम कहते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं, प्रसिद्धि को बोलते हैं। तो 1980 के अंदर इन्होंने बौद्धिक प्रसिद्धि के समकक्ष हो गए थे ये, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। तो इस किताब का जैसे ही पब्लिकेशन हुआ, प्रकाशन हुआ, तो ये बौद्धिक प्रसिद्धि के समकक्ष आ गए थे, यानी इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम के अंदर ये आ गए थे, बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और यहाँ पे आपको बताया कि जो बुक उन्होंने लिखी थी द नेम ऑफ द रोज, इसकी कितनी कॉपीज बिक गई थी? 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ कॉपीज है इस किताब की है वो बिक गई थी। तो इतनी ज्यादा ये बुक इनकी फेमस हुई थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स इनका इंटरव्यू शुरू होता है और सबसे पहले जो द हिंदू न्यूज़पेपर के पत्रकार थे मुकुंद पद्मानाभन, वो सवाल पूछते हैं अम्बर्टो इको से। और सवाल क्या होता है उनका देखिए, वो पूछते हैं द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज, कि एक अंग्रेजी उपन्यासकार और जो एकेडमिक है यानी एक शिक्षक हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षा के अंदर काम करते हैं, डेविड लॉज जिनका नाम है, वंस रिमार्क, एक बार उन्होंने कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स। मैं नहीं समझ सकता, मुझे समझ में नहीं आता हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, कि एक व्यक्ति सारी चीज़ों को कैसे कर सकता है, ही डज, जैसे वो करते हैं। यानी यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख के बताया ही का मतलब यहाँ पे अम्बर्टो इको से है। तो मुकुंद ने पहले पूछा कि जो डेविड लॉज हैं जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जो कि अम्बर्टो इको हैं वो सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, मतलब उनका उदाहरण लेकर के उन्होंने कहा था। तो अम्बर्टो इको इस पे कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि हो सकता है आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की छाप छोड़ता हूँ, इंप्रेशन देता हूँ कि मुझे देख करके लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में आई एम कन्विंस्ड, मुझे विश्वास है यानी मैं विश्वास करता हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं एक ही चीज़ करता हूँ, कि मैं आखिर के अंदर एक ही चीज़ करता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता हूँ। तो मुकुंद कहते हैं विच इज, वो कौन सी चीज़ है जो आप करते हैं? तो अम्बर्टो को जवाब देते हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, फिर वो आगे बताते हैं कि मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, दार्शनिक रुचियां हैं मेरे अंदर कुछ, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। परस्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, पूरा करना, और मैं मेरी जो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, दार्शनिक रुचियां, उनको आगे बढ़ाता हूँ थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। मेरी जो शैक्षणिक कार्य है यानी जो मैं बुक लिखता हूँ और जो मैं नॉवेल लिखता हूँ, उनके माध्यम से मैं मेरी दार्शनिक रुचियों को पूरा करता हूँ, यानी जो मुझे दिमाग के अंदर आता है वो मैं उनको अंदर लिख देता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी इन रुचियों को पूरा करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो मैं बच्चों के लिए बुक्स लिखता हूँ, आर अबाउट नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस के बारे में होती है, अहिंसा के बारे में होती है, एंड पीस, और शांति के बारे में होती है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, बंच कहते हैं गुच्छे को या ढेर को बोल सकते हो आप, एथिकल का अर्थ होता है नैतिक, कि आप देखते हैं कि जो मैं बच्चों के ऊपर बुक्स लिखता हूँ वो नॉन वायलेंस से संबंधित होती है और शांति से संबंधित होती है, और वो सारी क्या है, नैतिक, और मेरा जो दार्शनिक रुचि है, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, उसका एक समूह है, उसी के ऊपर वो सारी किताबें हैं, और इन्हीं का वो एक ढेर है, वो किताबें हैं वो। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। और आगे वो बताते हैं, एंड देन आई हैव सीक्रेट, और मेरे पास एक सीक्रेट है, यानी मेरा एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट विल हैपन, क्या हो, इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि आप एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट यानी निकाल देना, द एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थानों को, फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स में से यदि खाली जगह जो भी है, जितनी भी खाली जगह ब्रह्मांड में है, उसको यदि हम एलिमिनेट कर दें, उस जगह को यदि हम निकाल दें, तो क्या हो। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थानों को निकाल दें, इन ऑल द एटम, सारे परमाणुओं में से, जितने भी परमाणु
जगहों है उनके अंदर जो खाली जगह है उसको यदि निकाल दें तो क्या हो। द यूनिवर्स विल बिकम, तो ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जो जितना बड़ा हमें लगता है, एज बिग एज माई फीस्ट, फीस्ट कहते हैं मुट्ठी को, तो ये इतना बड़ा रहेगा जितनी मेरी मुट्ठी है। तो वो बताते हैं कि यदि ब्रह्मांड में से खाली स्थान को यदि हम निकाल दें तो ये ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी है उतना बड़ा ही रह जाएगा। ये खाली जगह की वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। सिमिलरली क्या होता है, इसी प्रकार से, तो ठीक इसी प्रकार से वी हैव ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत अधिक, एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, और यहाँ पे अम्बर्टो को कहते हैं कि मैं उन खाली जगहों को इंटरस्टिसेस कहता हूँ। इंटरस्टिसेस का अर्थ होता है अंतराल, तो मैं उनको अंतराल कह के पुकारता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, देखो जैसे कि तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरे स्थान पर आ रहे हो, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, और तुम एक एलिवेटर में हो यानी एक लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरस्टिस, तो ये एक अंतराल है, इंटरस्टिस है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान है, कि मैं ऊपर आपका वेट कर रहा हूं, आप लिफ्ट के अंदर मेरे पास आ रहे हो, तो आपको कुछ 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे, तो वो 4 मिनट का एक इंटरस्टिस है, वो अंतराल है, उसको कहता हूं मैं एम्प्टी स्पेस। आई वॉक इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं खाली स्थानों में काम करता हूँ, अंतरालों में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, जब मैं आपकी एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, पहली फ्लोर से तीसरे फ्लोर के ऊपर जब तक आपकी लिफ्ट मेरे पास आती है। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। लाफ्स, वो हंसते हैं ऐसा बोल करके कि जब तक आपकी लिफ्ट थर्ड फ्लोर तक आएगी तो आपको जितने भी टाइम लगेगा तब तक मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ। तो ये जो खाली समय है हमारे जीवन का, इसका मैं बहुत अच्छा उपयोग कर लेता हूँ, ऐसा अम्बर्टो इको ने कहा। तो मुकुंद ने अगला क्वेश्चन पूछा, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कोई दूसरा व्यक्ति निस्संदेह ऐसा नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर सकता है, निस्संदेह कि और कोई ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपका जो गैर कथात्मक लेखन है, नॉन फिक्शनल राइटिंग है। योर स्कॉलरली वर्क, और आपका जो विद्वतापूर्ण किया गया कार्य है, यानी जो कविताएं पोएम्स जो आपने लिखी है, हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, उनके अंदर सर्टेन का अर्थ होता है कुछ, प्लेफुल का अर्थ होता है विनोदपूर्ण, यानी थोड़ा कॉमेडी टाइप, हास्यपूर्ण। एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और इसमें पर्सनल क्वालिटी भी होती है, व्यक्तिगत गुण भी होते हैं। तो आपने जो भी नॉन फिक्शनल कार्य किया है या स्कॉलरली वर्क आपने जो भी किया है, किताबें लिखी है, उनके अंदर कुछ विनोदशील यानी हास्यपूर्ण चीजें होती है, पर्सनल क्वालिटीज होती है। इट इज ए मार्क डिपार्चर, और ये एक मार्क का अर्थ होता है सुस्पष्ट, डिपार्चर का अर्थ होता है दूर जाना, तो ये एक तरीके से दूर जाना है फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, एक नियमित शैक्षणिक शैली से दूर भागने की तरह ये है कि आप इसके अंदर हास्य लेकर के आते हो, व्यक्तिगत गुणों को बताते हो, तो ये एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल यानी नियमित शैक्षणिक शैली से दूर जाने के समान है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, जो इनवेरिएबली का अर्थ होता है सदा ही, सर्वदा, डीपर्सनलाइज्ड गैर व्यक्तिक, जो सदा ही गैर व्यक्तिक है। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और प्राय वो ड्राई होता है यानी रूखा होता है, एंड बोरिंग और उबाऊ होता है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड, क्या आपने, कॉन्शियसली का अर्थ होता है जानबूझकर, अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना, क्या आपने जानबूझकर अपनाया है एन इनफॉर्मल अप्रोच, ये जो इनफॉर्मल अप्रोच है आपकी अनौपचारिक तरीका, क्या आपने इस अनौपचारिक तरीके को जानबूझ करके अपनाया है। और इज इट समथिंग दैट, या फिर ये कुछ ऐसा है दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, जो नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ गया है। तो यहाँ पे मुकुंद ने क्वेश्चन पूछा कि आपके जो लेखन है उसके अंदर थोड़ा हास्य होता है, पर्सनल क्वालिटीज उसके अंदर होती है, तो आप ऐसा जानबूझ करके करते हैं या फिर वो नेचुरली आपके अंदर आ गया है, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ गया है। तो स्टूडेंट्स अम्बर्टो इको है वो उनको जवाब देते हैं, वो कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्टेशन। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टोरल डिजर्टेशन क्या होता है। डॉक्टोरल का अर्थ होता है डॉक्टर की उपाधि से संबंधित, यानी जो लोग पीएचडी करते हैं
तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो डॉक्टर की उपाधि से संबंधित जो होता है उसको डॉक्टोरल बोलते हैं। डिजर्टेशन कहते हैं शोध कार्य, जो शोध निबंध लेखन जो होता है, क्योंकि पीएचडी करते हैं वो एक किसी ना किसी विषय के ऊपर उनको शोध करना होता है, तो उसको हम डॉक्टोरल डिजर्टेशन कहते हैं। तो अम्बर्टो इको ने कहा व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्टेशन इन इटली, कि इटली के अंदर जब मैंने पहला मेरा डॉक्टोरल डिजर्टेशन यानी चिकित्सकीय शोध प्रस्तुत किया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा था स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, कि स्कॉलर्स जो हैं, विद्वान जो हैं, वो पहले एक सर्टेन सब्जेक्ट पर यानी एक विशेष विषय के ऊपर बहुत अधिक सीखते हैं। ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। तो उन प्रोफेसर का ये कहना था जब इन्होंने ये प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा कि स्कॉलर जो है, विद्वान जो लोग हैं, जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी जो हैं यानी जो पीएचडी करते हैं, वो पहले एक किसी विशेष विषय के ऊपर ज़्यादा सीखते हैं, देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो बहुत सारी फॉल्स यानी मिथ्या, झूठी, हाइपोथेसिस कहते हैं परिकल्पनाओं को, फिर वो बहुत सारी मिथ्या परिकल्पनाएं करते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर उन परिकल्पनाओं को जो कि वे मिथ्या करते हैं, झूठी होती है, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड एट द एंड, और आखिर में दे पुट द कंक्लूजन्स, वे निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये उस प्रोफेसर ने बताया था इनको कि सबसे पहले कोई भी किसी विषय पर शोध करता है तो वो एक विषय के बारे में पहले तो जानता है सब कुछ, उसके बाद में फॉल्स हाइपोथेसिस करता है, मिथ्या परिकल्पनाएं करता है, फिर उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है और लास्ट में कंक्लूजन निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। यू ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी का अर्थ होता है इसके विपरीत, और तुमने इसके विपरीत टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई है, अपने अनुसंधान की स्टोरी बताई है, एक कहानी की तरह तुमने बताया है। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, तुमने इंक्लूड भी किया है, इंक्लूड का अर्थ है शामिल करना, ट्रायल्स यानी परीक्षण को बोलते हैं, एरर्स यानी गलतियों को, भूल चूक को बोलते हैं। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि तुमने तो इसके अंदर अपने जो परीक्षण है और अपनी गलतियां हैं उनको भी शामिल किया है तुम्हारे इस शोध में। एट द सेम टाइम, इसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने जान लिया था, यानी उन प्रोफेसर ने पहचान लिया था, आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल सही था, मैंने बिल्कुल सही शोध किया था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, वो प्रकाशित करने वाले थे माई डिजर्टेशन, मेरे शोध कार्य को, एज ए बुक, एक किताब के रूप में, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट, इसका मतलब ये था कि उनको ये समझ में आ गया था, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। अप्रिशिएट का अर्थ होता है समझ में आना या प्रशंसा करना, तो उन प्रोफेसर को मेरा जो लेख है वो बहुत पसंद आया था, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, आगे वो बताते हैं अम्बर्टो इको कि उस पॉइंट पर 22 साल की उम्र में आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, स्कॉलरली बुक्स की जो विद्वतापूर्ण लिखी गई जो बुक्स है, जो किताबें होती हैं, शुड बी रिटन द वे, उनको उस तरीके से लिखा जाना चाहिए, आई हैड डन, जिस तरीके से मैंने लिखा था, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, कि सबसे पहले अनुसंधान जो भी है, रिसर्च जो भी है, उसको कहानी के रूप में बताना चाहिए। दिस इज वाई माई एसेज, यही कारण है कि मेरे जितने भी एसेज हैं ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, उनके अंदर हमेशा एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, यानी एक कहानी वाला हिस्सा होता है। नैरेटिव का अर्थ होता है कहानी, स्टोरी को बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसीलिए मेरे जितने भी एसेज हैं, मैंने लेख लिखे हैं, उनके अंदर एक कहानी वाला हिस्सा होता है। एंड दिस इज वाई, और यही कारण है कि प्रोबेबली, संभवतः, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, कहानियां यानी ब्रैकेट में दिया आगे देखिए नॉवेल्स, कि मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया, सो लेट, इतना देरी से, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, लगभग 50 साल की उम्र में, यानी 50 से थोड़ा ज्यादा या कम की उम्र में मैंने नॉवेल्स है वो लिखना शुरू किया। मुझे याद आता है कि, आगे उन्होंने बताया देखिए, आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आता है कि माई डियर फ्रेंड, कि मेरा एक प्रिय मित्र था, रोलैंड बर्थीज, जिसका नाम था रोलैंड बर्थीज, ये नाम दिया यहाँ पे, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट, वो हमेशा से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हमेशा से कुंठित रहते थे, ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वो एक निबंधकार है, नॉट ए नॉवेलिस्ट, और वो एक नॉवेलिस्ट नहीं है, उपन्यासकार नहीं है, इस बात की उन्हें हमेशा से कुंठा रहती थी मन में। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो कभी ना कभी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, यानी रचनात्मक लेखन का कार्य करना चाहते थे, बट ही डाइड, लेकिन उनकी मौत हो गई, बिफोर ही कुड डू सो,
ऐसा करने से पहले ही। आई नेवर फेल्ड दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे कभी इस प्रकार की कुंठा महसूस नहीं होती, यानी इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं होती है जैसी कि मेरे फ्रेंड रोलैंड बर्थीज को हुई थी। तो अम्बर्टो इको का ये मानना था। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है संयोग से। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैंने तो नॉवेल लिखना संयोग से ही शुरू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वन डे, एक दिन मेरे पास बिल्कुल करने के लिए कोई काम नहीं था। सो आई स्टार्टेड, तो इसलिए मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और जो नॉवेल्स होते हैं प्रोबेबली का होता है संभवतः, सेटिस्फाइड माई टेस्ट मेरी रुचि को पूरा करते हैं, फॉर नरेशन कथा की, नरेशन का अर्थ होता है कथा की, जो कथा की जो मेरी अंदर रुचि है नॉवेल लिखने की, उसको ये मेरे नॉवेल जो है वो पूरी करते हैं। कथा बताने की जो मेरे अंदर रुचि है उसको ये पूरा करते हैं मेरे नॉवेल। तो मुकुंद जो है वो आगे क्वेश्चन पूछते हैं अम्बर्टो इको से, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, कि नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम बीइंग ए फेमस अकेडमिक, एक प्रसिद्ध अकेडमिक होने से, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टाकुलरली फेमस, आप बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टाकुलरली मतलब आश्चर्यजनक रूप से फेमस हो गए आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, कि आपकी ये जो बुक थी द नेम ऑफ द रोज, इस किताब के छपने के साथ आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, आश्चर्यजनक रूप से आप फेमस हो गए थे। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 नॉवेल्स भी लिखी है, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन का जो आपने विद्वतापूर्ण कार्य किया है, जो बहुत सारा आपने काम किया, मैंने लिखा है यहाँ पे कि बहुत सारी बुक्स आपने नॉन फिक्शन पर लिखी हुई है, गैर कथात्मक आपने बहुत सारी किताबें लिखी है। एट लीस्ट कम से कम मोर देन 20 ऑफ देम, 20 तो होगी ही। तो अम्बर्टो इको करेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ओवर 40, मैंने 40 से ज़्यादा नॉन फिक्शन की किताबें लिखी है। तो यहाँ पे मुकुंद कह रहे थे कि आपने 5 नॉवल भी लिखी हैं और 20 बताई थी उन्हें, अम्बर्टो इको ने कहा मैं 40 नॉन फिक्शन की किताबें हैं वो भी लिखी है। तो ओवर 40, तो मुकुंद कहते हैं 40 से ज़्यादा। अमोंग देम, कि उनके अंदर सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑफ सिमियोटिक्स, कि उन किताबों के अंदर, सेमिनल का अर्थ होता है प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा जो असरकारक होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उनके अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली बुक है सिमियोटिक्स पर, यानी लक्षण शास्त्र पर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछते हैं एंड दे विल से, तो वे कहते हैं ओ ही इज द नोवेलिस्ट, वो तो नोवेलिस्ट हैं। डज दैट बॉदर यू, क्या इससे आपको परेशानी होती है कि आपने नोवेल तो केवल 5 ही लिखे हैं और आपने 40 से ज़्यादा नॉन फिक्शन की बुक्स लिख दी है और उनके अंदर सिमियोटिक्स की एक बहुत फेमस, बहुत प्रभावशाली बुक भी आपने लिखी है, लेकिन जब लोगों से पूछते हैं तो वो तो आपको नोवेलिस्ट कह करके पुकारते हैं, तो क्या इससे आपको परेशानी होती है? तो अम्बर्टो इको कहते हैं यस, हाँ, कि इस बात से मुझे परेशानी होती है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ, कंसिडर का अर्थ होता है मानना, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैं अपने आप को मानता हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो केवल संडे को नॉवल लिखता है, यानी नॉवेल तो मैं केवल खाली समय के अंदर लिखता हूँ। इट्स नॉट ए जोक, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, मैं भाग लेता हूँ इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, शैक्षणिक सम्मेलनों में, एंड नोट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, मैं पेन क्लब्स और राइटर्स की जो लेखकों की मीटिंग होती है, जो पोएट्स की मीटिंग्स होती है, उनके अंदर भाग नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, जो शैक्षणिक कम्युनिटी है, शैक्षणिक समुदाय है, उसके अंदर मैं अपने आप को रखता हूँ, उसके अंदर मैं अपने आप को पहचानता हूँ। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ द दे यानी मोस्ट पीपल, यदि अधिकांश लोग हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, उन्होंने केवल मेरे नॉवेल्स ही पढ़े हैं, लाफ्स, हंसते हैं, एंड श्रग्स, और अपने कंधे उचकाते हैं और कहते हैं कि यदि ठीक है अधिकांश लोगों ने केवल मेरे नॉवेल ही पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि बाय राइटिंग नॉवेल्स, कि नॉवेल लिखने के द्वारा आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, मैं अधिक ऑडियंस तक पहुंच पाता हूं, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद नहीं कर सकता, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि मुझे 10 लाख रीडर्स मिलेंगे विद स्टफ ऑन सिमियोटिक्स, कि जो मैंने सिमियोटिक्स की स्टफ कहते हैं सामग्री को बोलते हैं, यहाँ पे बुक से मतलब है कि मैंने जो सिमियोटिक्स की बुक लिखी है उस किताब को 10 लाख लोगों ने पढ़ा है, तो इतने ज़्यादा रीडर्स की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। तो ठीक है, लोग मुझे नॉवेलिस्ट कह के पुकारते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। तो मुकुंद उनसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे अपने अगले क्वेश्चन पर ले आता है।
द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, कि ये जो बुक है आपकी द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का नॉवेल है। इट्स ए डिटेक्टिव यान, ये एक जासूसी किस्सा है, डिटेक्टिव यान है। एट वन लेवल, एक स्तर पर तो ये जासूसी किस्सा है, यानी एक कहानी है, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। डेल्व्स इनटू का होता है गहन छानबीन करना, लेकिन इसके अंदर आपने गहन छानबीन भी करी है। मेटाफिजिक्स यानी तत्व विज्ञान के बारे में आपने बताया है, थियोलॉजी यानी धर्म शास्त्र के बारे में आपने बताया है, एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्ययुगीन इतिहास के बारे में आपने इसके अंदर बताया है कि आपने इसको एक तरफ तो डिटेक्टिव यान बना दिया इस बुक को, द नेम ऑफ द रोज कहानी है इसके अंदर जासूसी अच्छी रुचि वाली, लेकिन आपने इसके अंदर साथ ही साथ तत्व जो विज्ञान है, धर्मशास्त्र है और मध्ययुगीन इतिहास, ये जो कठिन सब्जेक्ट है वो इसके अंदर डाल दिए। येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी इसको बहुत विशाल, ह्यूज मतलब विशाल, मास ऑडियंस, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने इसको एंजॉय किया है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इससे परेशान होते हो, पजल्ड होते हो, कंफ्यूज्ड होते हो कि मतलब इतने कठिन विषय आपने इसके अंदर शामिल किए, फिर भी इतने सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा है, तो इससे क्या आप पजल होते हो? तो अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं और कहते हैं नो, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं पजल नहीं होता हूँ। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, वो पजल होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी जो पब्लिशर हैं, जो किताबें प्रकाशित करते हैं मेरी, वो पजल हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज, और ये इस कारण से होता है क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट, कि जो जर्नलिस्ट है और जो पब्लिशर है वो ये विश्वास करते हैं कि पीपल लाइक ट्रेस, कि लोगों को कचरा पसंद है, ट्रेस, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और उनका ये भी विश्वास है कि लोग है वो कठिन पठन का जो अनुभव है वो नहीं लेना चाहते, वो केवल कचरा पढ़ना चाहते हैं। कंसीडर, सोचो, देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानेट, इस प्लानेट के ऊपर 6 बिलियन लोग रहते हैं। 6 बिलियन यानी 6 अरब, अब इस टाइम तो 7 अरब 8 अरब के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि सोचो कि इस प्लानेट के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 6 बिलियन यानी 6 अरब लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज, और ये जो मेरी बुक थी नेम ऑफ द रोज, सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज, इसकी तो 10 से 15 मिलियन कॉपीज ही बिकी थी, यानी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ ही कॉपियां इसकी बिकी थी, जबकि रहते तो कितने हैं, 6 अरब लोग रहते हैं। सो इन ए वे, तो एक तरीके से आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल, मैं पहुंच पाया ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, यानी एक रीडर्स का छोटा सा परसेंटेज है उसके पास ही मैं पहुंच पाया। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन ये जो रीडर्स हैं जिनके पास मैं पहुंच पाया, ये केवल उसी प्रकार के रीडर्स हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो आसान अनुभव नहीं चाहते, यानी आसानी से समझ में आने वाली चीजें इनको पसंद नहीं होती है, आसान किताबें ये नहीं पढ़ते हैं। और एट लीस्ट, और कम से कम, डोंट ऑलवेज वांट दिस, हमेशा तो ऐसा नहीं चाहते। आई माई सेल्फ, मैं खुद, एट 9 PM आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद 9 बजे, वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देखता हूँ, एंड वॉन्ट टू सी ईदर मियामी वॉइस, या तो मैं मियामी वॉइस देखता हूँ या फिर इमरजेंसी रूम, ये 2 सीरियल के नाम यहाँ पे दिए हैं, मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम, कि मैं ये सीरियल देखता हूँ। आई इंजॉयड इट, मैं इनका आनंद लेता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी जरूरत भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन मैं इनको पूरा दिन तो नहीं देखता हूँ। तो ये बात उन्होंने बताई। तो मुकुंद कहते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल, कि इस किताब की जो बड़ी सफलता आपको मिली, ह्यूज सक्सेस जो इस किताब के अंदर आपको मिली, हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, क्या उसका इस बात से कोई लेना देना है, दैट इट डील्ट विद, कि इसमें आपने डील किया है, बताया है, ए पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, एक मध्ययुगीन इतिहास का पीरियड है, उसका आपने इस किताब के अंदर जिक्र किया है। दैट, आगे वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनकी बात को बीच में ही काट दिया अम्बर्टो इको ने, और जवाब दिया उनकी बात का, और उन्होंने कहा दैट्स पॉसिबल, ये संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं एक चाइना के बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां हैं वो बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी उसने कहा था, वाइल सी लव्ड माई बुक, हालांकि वो मेरी बुक से प्यार करती थी, तो उसने कहा था, सी डिडंट एक्सपेक्ट, कि वो उम्मीद नहीं करती, टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज,
3000 कॉपी से ज़्यादा बिकने की उसको उम्मीद नहीं थी। इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल, जहाँ पर किसी ने कोई चर्च नहीं देखा था, कैथेड्रल नहीं देखा था, और स्टडीज लैटिन, या किसी को भी लैटिन भाषा है वो नहीं आती थी। तो एक ऐसे देश में जहाँ पे चर्च नहीं था और किसी को लैटिन भाषा आती नहीं थी, वहाँ पर उसने कहा कि 3000 कॉपी से ज़्यादा नहीं बिकेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और देखिए आगे उन्होंने बताया, सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, और इसलिए मुझे 3000 कॉपीज का एडवांस मिला, यानी इतनी कॉपीज के ही मुझे पैसे मिले। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस के अंदर इस किताब की 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई, यानी 20 से 30 लाख कॉपीज वहां पर बिक गई। जबकि मेरे को कहा गया था कि यहाँ पे लैटिन भाषा लोगों को कम आती है, चर्च नहीं है, इस धर्म के लोग यहाँ पे कम रहते हैं, लेकिन फिर भी 20 से 30 लाख कॉपी जो है वो इस किताब की बिक गई। ए लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट, मध्यकालीन जो भूतकाल है उसके बारे में लिखी गई है। फार बिफोर माइन, मेरी किताब से काफी पहले बहुत सारी किताबें मध्यकालीन भूतकाल के बारे में लिखी गई है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक, मुझे लगता है, यानी मैं सोचता हूं कि इस किताब की जो सक्सेस है इज ए मिस्ट्री, वो एक रहस्य है, कि मेरी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज, इसकी सफलता जो है वो एक रहस्य, एक मिस्ट्री है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसके बारे में कोई पहले से नहीं बता सकता। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, यदि मैं ये जो मेरी बुक है द नेम ऑफ द रोज, इसको 10 साल पहले लिखता और 10 years लेटर, या फिर आज से 10 साल बाद में लिखता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होता, यानी इतनी ये किताब सफल नहीं हुई होती। वाई इट वर्क एट दैट टाइम, उस समय ये इतनी सफल क्यों हुई, इज ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। तो इस तरीके से मुकुंद ने इंटरव्यू लिया था अम्बर्टो इको का, जो कि आपको इस लेसन में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।